नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे विश्वास है आप सभी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे कार्यपत्रक 35। ये कार्यपत्रक 23 सितंबर 2020 के लिए है और आज हम हिंदी विषय की अट नहीं रही है कविता पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी कविता है। तो सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे, उसके बाद उसके भावार्थ को समझेंगे और अंत में हम देखेंगे आज के प्रश्न उत्तर और उन्हें हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की सुंदर सी कविता अट नहीं रही। अट नहीं रही है, तो आज की हमारी खूबसूरत सी कविता को देख लेते हैं। अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाया तू तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। तो ये है हमारी खूबसूरत सी कविता। चलिए इसके भावार्थ को समझ लेते हैं। इसका भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन माह में आने वाली बसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। यानी कि फागुन मास में जो बदलाव आते हैं उसके बारे में कवि बताना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा इतनी अधिक है कि आभा मतलब खूबसूरती इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रही है। फागुन मास में फागुन माह में ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक बार फिर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई है। आपको पता है ना फागुन माह कब आता है? लगभग होली के टाइम आता है। सारे पेड़ों में नई नई पत्तियां नए नए फूल आते हैं और वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है। ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत ठंडी होती है और मौसम बहुत अच्छा होता है। तो उसी की तारीफ कर रहे हैं हमारे कवि महोदय। कह रहे हैं फागुन माह में ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक बार फिर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई है, क्योंकि वसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे नई नई कपोलों नई कोमल पत्तियों व रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं। और जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की भीनी खुशबू से महक उठता है। उस समय ऐसा लगता है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो और वातावरण को महका रहा हो। ठीक है, यानी कि चारों तरफ पेड़ पौधों में फल लगे होते हैं, फूल लगे होते हैं और नई नई पत्तियां होती हैं, नई नई खूबसूरती दिखाई देती है। तो चारों तरफ प्रकृति जो है वो बहुत ही सुंदर दिख रही होती है। कवि कहते हैं कि कभी ऐसा एहसास होता है जैसे तुम, यानी कि फागुन माह की बात कर रहे हैं, जैसे तुम आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो। यहाँ पे पंख फड़फड़ाने की बात, उड़ने की बात किसके लिए कही जा रही है? फागुन के लिए कही जा रही है। ठीक है, फागुन एक महीना होता है तो फागुन स्वयं तो उड़ नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या किया गया, उसे मतलब इंडिकेट किया गया है। ठीक है, कवि वसंत ऋतु की उस सुंदरता पर मोहित है, यानी बसंत ऋतु की जो खूबसूरती है उस पर कवि मोहित हो गए हैं। इसलिए वे कहते हैं कि मैं अपनी आंखें हटाना तो चाहता हूं पर मेरी आंखें हट नहीं रही हैं। यहाँ फागुन माह का मानवीकरण किया गया है, यानी फागुन को एक मानव मान के और उसकी खूबसूरती की प्रशंसा की जा रही है। वसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधे नए नए कोमल पत्ते निकल जाते हैं, यानी बसंत ऋतु में जो सभी पेड़ हैं जिनकी पत्तियां सर्दियों में ठंड के कारण गिर जाती हैं उनमें नई नई पत्तियां आती हैं और सारे पेड़ हरे भरे सुंदर लगने लगते हैं और डाली डाली रंग बिरंगे फूलों से लद जाती है, यानी कि हर पेड़ पे नए नए फूल आने शुरू हो जाते हैं। कवि उस समय की कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने अपने गले में रंग बिरंगे भीनी खुशबू देने वाली सुंदर सी माला पहन रखी हो। यानी कि प्रकृति इतनी सुंदर लग रही है मानो प्रकृति ने अपने गले में सुंदर सुंदर मालाएं पहनी है जिसमें से हल्की हल्की खुशबू आ रही है। किसकी बात हो रही है? ये फागुन की बात हो रही है, बसंत ऋतु की बात हो रही है। कवि के अनुसार प्रकृति के कण कण में इतनी सुंदरता बिखरी है कि अब वह धरा में समा नहीं पा रही है। धरा मीन्स धरती, यानी कि भूमि धरा में समा नहीं पा रही है। यहाँ भी मानवीकरण किया गया है, यानी कि यहाँ पे मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण का अर्थ होता है जब किसी निर्जीव वस्तु को या किसी प्राकृतिक वस्तु को, प्रकृति को हम किसी मनुष्य का आधार मान के मनुष्य के रूप में उसकी कल्पना करते हैं और मनुष्य के रूप में उसकी चर्चा करते हैं, तो उसे मानवीकरण कहा जाता है। हमें चलिए देख लेते हैं इनके प्रश्न उत्तर। तो हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, कविता और उसके भावार्थ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज का पहला प्रश्न है,
कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। आज का दूसरा प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तीसरा प्रश्न है, प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है, वह क्यों लगता है, सोचकर बताइए। तो ये आपको स्वयं बताना है कि आपको सबसे सुंदर महीना कौन सा लगता है और क्यों लगता है, कारण भी बताना है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, जब प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों से में सजीव होना दर्शाया जाए, तो वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, इस उदाहरण में हंसना व मुस्काना मानवीय क्रियाएं हैं जिनको फूलों व कलियों के लिए प्रयोग किया गया है। तो कभी भी आपको पता है फूल या कली तो मुस्कान नहीं सकती, मुस्कान कौन मुस्कुराना और हंसना किसके लिए होता है, मनुष्य के लिए होता है, पर यहाँ पे फूलों और कलियों का मानवीकरण अलंकार किया गया है। तो ऐसे ही आपको बताना है, ऐसे ही प्रस्तुत कविता में मानवीकरण अलंकार के 2 उदाहरण ढूंढ कर लिखने हैं। तो ये आपको उदाहरण बताएं और आपको बोला है कि कविता में से 2 अलंकार आपको ऐसे ही मानवीकरण अलंकार ढूंढ के लिखने हैं। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि इस रचना के रचनाकार हैं, जिन्होंने इस कविता को लिखा है, का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ था। वे मूलतः गाड़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई थी। उन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृति, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया था। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने इस पर गहरा प्रभाव डाला और सन 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में कुछ बातें दी गई थी। अब हमें दिया गया है गतिविधि यानी एक्टिविटी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में और जानकारी इकट्ठा कीजिए और उनकी विभिन्न रचनाओं के नाम लिखिए। आप इस कार्य में विभिन्न स्रोतों की सहायता ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में कुछ और बातें पता लगानी है और उनकी कुछ जो उन्होंने रचनाएं की हैं उन रचनाओं के नाम लिखने हैं। तो ये है हमारे आज के सभी प्रश्न और अब हम बात करेंगे इनके उत्तरों की। तो चलिए देख लेते हैं इनके उत्तर। उससे पहले जल्दी से सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, कवि की आंख फागुन के सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। इसका उत्तर है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि चारों ओर सभी पेड़ पौधों में नए नए कोमल पत्ते आ गए हैं। चारों ओर हरियाली तथा सभी पेड़ पौधे फूलों से भरे हुए हैं। प्रकृति के मनमोहक दृश्य को देखकर कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही हैं। बात करते हैं हमारे आज के दूसरे प्रश्न की, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो फागुन एक ऐसा महीना होता है जब ना ठंडी होती है ना ही गर्मी होती है। सभी पेड़ पौधों में नई पत्तियां या फूल आ जाते हैं। चारों ओर फूलों की खुशबू तथा हरियाली हो जाती है। वातावरण बहुत ही सुंदर मनमोहक हो जाता है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए फागुन माह बाकी ऋतुओं से भिन्न है। आज का तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है, वह क्यों, सोचकर बताइए। तो प्रकृति की सौंदर्य की दृष्टि से सबसे अच्छी ऋतु वसंत ऋतु लगती है क्योंकि इस ऋतु में प्रकृति सुंदर एवं सजीली हो जाती है तथा वातावरण बहुत ही सुहावना हो जाता है। चारों ओर हरियाली तथा पेड़ पौधों में नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं, नए नए फूल खिलने लगते हैं। मैंने यहाँ गलती से खेलने लिख दिया, आपको खिलने लिखना है। खिलने लगते हैं तथा प्रकृति का दृश्य देखने योग्य मनमोहक हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे आज के चौथे प्रश्न की। प्रस्तुत कविता में से मानवीयकरण अलंकार के दो उदाहरण ढूंढकर लिखिए। तो उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ठीक है, यहाँ पे मानवीयकरण अलंकार है। यहाँ फागुन माह का मानवीयकरण किया गया है इसलिए मानवीयकरण अलंकार है। यहाँ पे कहा गया है फागुन माह को मानव के रूप में बता के और बोला गया कि फागुन जो है वो उड़ने को तैयार है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, हमें 2 बताना है। तो दूसरा है हमारा मत गंध पुष्पमाल
पाट पाट शोभाश्री। इस पंक्ति में मानवीयकरण अलंकार है। यहाँ प्रकृति का मानवीयकरण करके कहा गया है कि जैसे प्रकृति इतनी सुंदर है, मानो उसके गले में सुंदर रंग बिरंगे फूलों की माला, उसने गले में सुंदर फूलों की रंग बिरंगी माला पहनी है, जिसमें से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। अब हम बात करते हैं हमारे आज के लास्ट प्रश्न की, जो कि एक्टिविटी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में और जानकारी इकट्ठा कीजिए और उनकी विभिन्न रचनाओं के नाम लिखिए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने 1920 के आसपास लेखन कार्य यानी लिखना शुरू किया था। अपने समकालीन, समकालीन का मतलब होता है जब वो कवि थे तो उसके उसी समय जो दूसरे कवि थे उसे समकालीन बोलते हैं। तो अपने समकालीन अन्य कवियों से अलग उन्होंने कविता में कल्पना का सहारा बहुत कम लिया था और यथार्थ की प्रमुखता से चित्रित किया था, यानी कि जो रियल होता था उसको लिखने की कोशिश करते थे, वो कल्पनाओं भरी कविताएं कम लिखते थे। वे हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। कविता के अतिरिक्त कथा साहित्य तथा गद्य की अन्य विधाओं में भी निराला जी ने लिखा है। गद्य की अन्य विधाओं में यानी कि सिर्फ कविताएं ही नहीं लिखी, उन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, उन्होंने निबंध भी लिखे हैं, उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। निराला जी की कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं: जन्मभूमि, जूही की कली, परिमल, सरोज स्मृति, बादल राग, अप्सरा, छोटी पकड़, सॉरी चोटी की पकड़, यहाँ पे छोटी लिखा है मैंने, पर एक्चुअल में यहाँ पे चोटी की पकड़ है। चोटी की पकड़, बेला, इंदुलेखा, काले कारनामे तथा राग विराग आदि। तो ये इनकी सभी रचनाएं हैं। तो ये सभी हैं आज के सभी उत्तर। और सभी बच्चों को चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो थैंक यू बच्चों, मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।